गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि 2-3 दिन से वीडियो लेट हो जा रही है और आज भी वीडियो लेट हो गई। देखिए उसके पीछे की वजह ये है क्योंकि मौसम बदल रहा है और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं दवा खा रहा था, तो दवा खाने की वजह से नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसी वजह से वीडियो लेट हो रही थी, उसके लिए माफ़ करिएगा दोस्तों। वैसे जब भी वीडियो लेट होती है ना, तो आप लोग से कहीं ज़्यादा अफ़सोस मुझे होता है, कहीं ज़्यादा रिग्रेट मुझे फ़ील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है, कितने बड़ा पाप हो गया मुझसे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कोशिश करूंगा कि कल से वीडियो टाइम से थोड़ा सा पहले अपलोड हो जाए, 2-4-5 मिनट पहले अपलोड हो जाए। कल से वीडियो बिल्कुल लेट ना हो, ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश कर रहेगी। आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर ठीक रहेंगे, सही सलामत रहेंगे, तो पढ़ाई हो जाएगी। अगर स्वास्थ्य पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा तो पढ़ाई पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, आप लोग को सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। सतर्क रहिए, अपने सेहत को लेकर के जागरूक रहिए, ताकि आप लोग के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, जैसे कि मेरे ऊपर पड़ रहा है। वैसे अभी मैं बहुत हद तक ठीक हूँ और शायद अब मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसराइल और हमास के बीच हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसकी प्रतिक्रिया विश्व के कई अन्य देशों में भी देखने को मिल रही है, जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया। और अब इसकी प्रतिक्रिया रूस में भी देखने को मिल रही है। रूस का एक क्षेत्र है जिसका नाम है दगिस्तान। यहाँ के एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोग घुस जाते हैं, इसराइल विरोधी, यहूदी विरोधी नारे लगाते हैं। और जो इसराइल से प्लेन आने वाला होता है, फ्लाइट लैंड करने वाले होते हैं, उसको खोजते हैं, यहूदियों को खोजते हैं, ताकि उनको सबक सिखाया जा सके, इसराइल का विरोध किया जा सके। हालांकि पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, 60 से ज्यादा लोगों को, और फिर यहाँ पे डिटेन किया हुआ है, ताकि शांति बनी रहे, शांति भंग ना हो, इसके लिए। सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। दोस्तों, ये रहा आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बात की जा रही है विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक प्रथाओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ये बताने की ज़रूरत है कि हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये स्टेचू ही काफ़ी है भैया बताने के लिए। जी हाँ, बात करिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, तो इसी नाते हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देशी रियासतों को एकीकृत करने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है, कितना ज़्यादा योगदान दिया है इन्होंने। आज़ादी के बाद इन्होंने सारे देशी रियासतों को मिला करके एक कर दिया और पूरे भारत का निर्माण किया, तो इसलिए हम इनको यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं, इनके जन्म दिवस को। दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है राहुल नार्वेकर। इनको ये आदेश दिया है कि 31 दिसंबर 2023 तक और 31 जनवरी 2024 तक ये दो फैसले देने हैं इनको। पहला फैसला सेना वर्सेस सेना के मामले में देना है, यानी कि जो शिवसेना वाला विवाद चल रहा है उसके मामले में देना है। दूसरा फैसला इस मामले में देना है कि जो अजीत पवार से जुड़ा हुआ मामला है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आज से कुछ समय पहले महाराष्ट्र में क्या घटना देखने को मिली थी। बहुत सारे विधायक लोग जो थे, एमएलए लोग जो थे, ये पलटी मार गए थे शिवसेना से एकनाथ शिंदे की तरफ। तो उनकी योग्यता को लेकर के सवाल उठा था, पर इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे थे। जो हमारे अध्यक्ष साहब थे, यानी कि राहुल नार्वेकर साहब, ये कोई निर्णय नहीं ले रहे थे और बार बार इसको टाल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली आदेश दे दिया कि निर्णय लो, चाहे इनको अयोग्य ठहराओ चाहे मत ठहराओ, लेकिन निर्णय लो, कुछ हाँ ना कहो। ऐसा नहीं चल सकता कि लंबे समय तक खींच के रखो। कितना लंबे समय तक खींच के रखो, ये तो गलत बात है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब भी एक सदस्य किसी एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है, तो इसी को दल बदल कहा जाता है। इसी को रोकने के लिए हमने एक कानून पारित किया था जिसका नाम था दल बदल विरोधी अधिनियम। इसको कब लाया गया था? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके लाया गया था, यानी कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें इस कानून को रखा गया, दल बदल विरोधी अधिनियम। और इसी के तहत अगर कोई सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसके तहत तुम जाके निर्णय लो, चाहे उसको अयोग्य ठहराओ चाहे मत ठहराओ, हाँ या ना में जवाब दो, लेकिन निर्णय लो। इस तरीके से आप टाल नहीं सकते उसको। उसके अलावा यहाँ पे बात करें ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया है किसको? तो केजरीवाल साहब को। किस मामले में? तो जो एक्साइज पॉलिसी वाला मामला है, जिसमें मनीष सिसोदिया साहब को गिरफ्तार किया गया है, फिर संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। तो इसी मामले में यहाँ पे अब केजरीवाल को भी बुलाया गया है, 2 नवंबर को बुलाया गया है। इनसे भी पूछताछ की जाएगी। अब जब 2 नवंबर को पूछताछ की जाएगी तो फिर से ये 2 नवंबर को चर्चा में आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले ये एडिटोरियल आज ही के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। इसको लिखने वाले जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति जी। ये नाम आप लोग को सुना सुना लग रहा है, फिर सूना सूना लग रहा है। वैसे अगर आप लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं किसी भी चैनल से, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं 2 साल से यूपीएससी की या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज की, तो आप इनको जानते जरूर होंगे। जी हाँ, क्योंकि ये हमारे यूएन रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि यूएन में हमारे अस्थायी प्रतिनिधि थे 2 सालों तक। कब से कब तक? तो 2020 से लेकर के 2022 तक यही हमारे यूएन में रिप्रेजेंटेटिव थे। वर्तमान समय कौन है? तो वह रुचिरा कंबोज जी। इन्होंने एडिटोरियल जो लिखा है वो इसराइल और फिलिस्तीन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसी के बारे में लिखा है। और उसके बारे में हमने कई सारे एस्पेक्ट कवर कर रखे हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमने जानेंगे। लेकिन इनके कहने का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, सारगर्भित रूप में अगर कहा जाए,
तो उनके कहने का तात्पर्य है कि जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में अटैक किया था, वो पूरी तरीके से गलत किया था, उसको कभी भी हम सही नहीं कह सकते। लेकिन जो वर्तमान समय इजराइल कर रहा है वो भी पूरी तरीके से गलत कर रहा है, उसको भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए इन्होंने दोनों की आलोचना की और दोनों से ये कहा कि देखो, शांति के माध्यम से मामला समझाओ, इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हरकतें तो आपकी है लेकिन जान किसकी जा रही है? आम जनता की। परेशानी किसको हो रही है? वो लोग को जो जानते भी नहीं कि आतंकवाद क्या है। अब देखिए, जो ग्राउंड पे है उनके लिए कितनी खतरनाक स्थिति है, खास करके जो गाजा में, उनके बारे में सोचिए। एक तरफ हमास खड़ा है, एक तरफ यहाँ पे इसराइल खड़ा है। अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करते हमास को, तो भैया हमास वाले इनको मार देंगे। अगर ये सपोर्ट करते हैं तो इसराइल वाले मार देंगे, यानी इनको मरना ही है, इनकी जिंदगी तबाह होनी ही है। तो ये दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। तो ये सारी चीजें समझा रहे हैं टीएस मूर्ति जी, सॉरी टीएस त्रिमूर्ति जी। ये कह रहे हैं कि इजराइल को भी चाहिए कि वो 2 कदम आगे बढ़े और जो कब्जा कर रखा है उन्होंने क्षेत्र, वो कब्जा इनको वापस कर दे। जो इनकी जमीन हड़प रखी है गाजा की, वो हड़प वापस कर दे, ताकि गाजा भी अपनी शांति से लेकर के चले और गाजा को भी शांत रहना चाहिए, इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा ना दे। दोनों शांति समझौते के माध्यम से आगे बढ़े। दोस्तों, अभी वर्तमान समय एक बहस चल रही है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा सोशल मीडिया पे, कि 70 घंटे काम करने की बात की जा रही है 1 हफ्ते में। ये बहस कहाँ से छिड़ी? तो ये बहस छिड़ी इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं, एनआर नारायण मूर्ति जी। इन्होंने कहा था कि जो युवा है भारत का, उसको 1 हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। तो फिर यहीं से बात छिड़ गई, फिर इसको लेकर के बहस गर्म हो गई, तेज हो गई, और इन्होंने एग्जाम्पल लिया था जर्मनी और जापान का। तो इस आर्टिकल में बहुत छोटे से माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई कि जर्मनी और जापान की हालत क्या है और उनके यहाँ पे कैसे वर्क किया जा रहा है और भारत में क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा आर्टिकल लगी, फिर भी हम देख लेते हैं इसके बारे में। वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि चर्चा में क्यों, तो वही चीज मैंने आपको बताई कि इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति जी ने हाल ही में कहा था, तो उसको लेकर के चर्चा छिड़ गई है। और इनके कहने का तात्पर्य, क्योंकि आप देखेंगे हफ्ते में एक दिन, खास करके संडे को छुट्टी रहती है, तो बचा कितना, 6 दिन। तो इनके कहने का मतलब है कि हफ्ते में कम से कम 6 दिन जो हम काम करते हैं, तो उसमें एक दिन 11.5 घंटे के आसपास काम करना चाहिए, ताकि 1 घंटा 70 घंटा हो सके पूरा हफ्ते में मिला करके। ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि वर्तमान में एक औसत युवा भारतीय कितने घंटे काम करता है, तो भारत में 2019 में किए गए टाइम यूज सर्वे के अनुसार 15 से 29 वर्ष का व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और संबंधित गतिविधियों में प्रतिदिन 7.2 घंटे और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 8.5 घंटे से अधिक समय व्यतीत करता है। बात करें शहरी क्षेत्रों में काम पर बिताए गए समय की राज्यवार तुलना, यह देखते हुए कि यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, मानचित्र 1 में प्रस्तुत किया गया। अब मानचित्र 1 कहाँ पे है? तो मानचित्र 1 यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि अलग राज्यवार अलग डाटा दिया गया है, और इसमें यह बताया जा रहा है कि जो पहले स्थान पर वो शहरी उत्तराखंड है, पहले स्थान पर। क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि 9.6 घंटे एवरेज काम करते हैं पर डे में। ये फिर आप यहाँ पे 8.7, ये 9 हो गया, ये भी 9, ये 9.2, हाईएस्ट आप देख सकते हैं कि 9.6। तो इसलिए यहाँ पे पहले स्थान पर कौन आता है? शहरी उत्तराखंड आता है। और जिसका एग्जाम्पल दिया था नारायण मूर्ति जी ने, किसका? जापान और जर्मनी का, तो उसकी तुलना की गई है यहाँ पे चार्ट 2 में। ये है आपका चार्ट 2, तो यहाँ पे ये तुलना दिखाई गई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया के दिखाए गए 1970 से लेकर के 2020 तक 9 घंटे तक पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 1951 से लेकर के इनका दिखाया गया है। ये हो गया जापान नीचे वाला, ये हो गया जर्मनी, ये हो गया लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी कि कितनी उत्पादकता निकल के आ रही है, जितना हम श्रम दे रहे हैं उसके हिसाब से कितना आउटपुट निकल के आ रहा है। और यहाँ ऊपर ये दिखाया कि औसतन वार्षिक में कितने हम काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं वार्षिक रूप में, औसत रूप से अगर हम देखते हैं। तो अगर ये देखें कि एक साल में औसतन कितने घंटे काम करते हैं सबसे ज्यादा कौन से देश, तो ये आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंडिया वाले काम करते हैं 2122 घंटे एक साल में। जबकि अगर आप जापान का देखेंगे तो ये हो गया 1693 के आसपास, और इसी तरीके से अगर आप जर्मनी का देखेंगे तो ये हो गया 1386 के आसपास। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी देखेंगे, उत्पादकता देखेंगे, तो इन दोनों की ज्यादा है। काम कौन ज्यादा कर रहा है? इंडिया वाले ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उत्पादकता किसकी ज्यादा निकल के आ रही है? तो इन दोनों की ज्यादा निकल के आ रही है। बात कर रहे हैं कि चार्ट से पता चलता है कि युद्ध के बाद जर्मनी और जापान के औसत वार्षिक कामकाजी घंटे लगभग 2200 घंटे से 2400 घंटे प्रतिवर्ष तक पहुंच गए। छुट्टियों के बिना 5 दिवसीय कार्य सप्ताह के दौरान प्रतिदिन लगभग 8.3 से लेकर के 9 घंटे प्रत्येक दिन ये काम करने लग गए। लेकिन यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि जैसे जर्मनी और जापान में श्रम उत्पादकता बढ़ी, इन दोनों देशों में काम करने का जो घंटा था, जो काम करने का समय था, वो कम हो गया। पहले कितना था? तो अब पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि 2200 से 2400 था, लेकिन अब यही कितना हो गया? तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो ये अब घट करके 1400 से 1600 घंटे प्रतिवर्ष हो गया है। यानी पहले ये दोनों देश लगभग 8 से 9 घंटे एक दिन में काम करते थे, लेकिन वर्तमान समय कितना करते? तो 5.3 से लेकर के 6 घंटे प्रतिदिन ये अब ये काम करते हैं, जैसे कि चार्ट 2 में दिखाएगा। और चार्ट 2 मैंने आपको दिखाई दिया। श्रम उत्पादकता को काम के प्रति घंटे जीडीपी के रूप में मापा जाता है। 1970 से 2020 तक भारत के औसत वार्षिक कामकाजी घंटे 2000 से ऊपर रहे, जबकि इसी अवधि में श्रम उत्पादकता $2 प्रति घंटे से मामूली बढ़कर $9 ही हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लंबे समय तक काम करने से खेल और आराम के लिए कम समय मिलता है। जैसा कि चार्ट 3 में दिखाया गया है, जर्मनी और जापान की तुलना में भारतीय खेल और अन्य अवकाश गतिविधियों पर कम समय बिताते हैं। यहाँ पे देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो चार्ट 3 दिखाया गया है,
तो टीवी एंड रेडियो पे कितना टाइम बिताते हैं, तो सबसे पहले जर्मनी का स्थान है, फिर जापान का, फिर इंडिया का। स्पोर्ट्स पे यानी कि खेल पे कितना, तो इसमें भी जर्मनी पहले स्थान पर है, फिर जापान है, फिर हम इंडिया वाले हैं। इसी तरीके से अदर अनपेड वर्क एंड वॉलंटियरिंग जो है उसमें आप देखेंगे तो ये जापान सबसे पहले है, फिर जर्मनी है, फिर इंडिया है। यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई कि सबसे कम समय हम लोग बिताते हैं खेल पर इंडिया का, अगर ये दोनों देशों से हम तुलना करते हैं तो। बात कह रहे हैं कि भारतीय अन्य दो देशों की तुलना में यानी कि वही जर्मनी और जापान की तुलना में सोने और घर का काम करने में अधिक समय बिताते हैं। अब आप में से कुछ लोग को लग रहा है कि मेरे बारे में बात की जा रही है। नहीं नहीं, आपके बारे में बात नहीं की जा रही, नॉर्मल भारतीय के बारे में बात की जा रही है। सब ऐसे होते हैं कि सोने में बहुत मजा आता है हम लोग को, यानी कि आराम की चीजें मिली तो उसमें बहुत मजा आता है। अभी मुझे ही देख लीजिए, चाहे भले से दवा खा के सो रहा था 2-3 दिन से, आज भी सोया तो मतलब सोया ना, सोने में टाइम गया ना मेरा, वीडियो लेट हुई ना, अब वो किस वजह से भी वो अलग मैटर है। बात कर रहे हैं कि श्री मूर्ति जी की जो राय है उस पर बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपोज भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या भारत के पास श्रम उत्पादकता को सटीक रूप से मापने के लिए पर्याप्त सांख्यिकी उपकरण है, क्योंकि जर्मनी में केवल 4.2% की तुलना में 89% कार्यबल अनौपचारिक रोजगार में लगा हुआ है। जापान में यह आंकड़ा 8% के आसपास है। ये चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। ये चार्ट क्लियर नहीं होगा ना, मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। जब तबीयत ठीक ना हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पूरा माइंड अपसेट रहता है। ये मेरे साथ ही नहीं होता, आप सबके साथ भी होता होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। जिनकी हो चुकी है भैया वो दवा ले लो प्रॉपरली, क्योंकि एक एक दिन करके यार टाइम बीत रहा है और बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है। पूरा माइंड अपसेट हो जाता है जब वीडियो लेट होती है। तो ये आर्टिकल जितना इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, हमारी अवेयरनेस और हमारी जागरूकता के लिए। क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है सिम स्वैप स्कैम के बारे में। अब देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे क्या, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी ऐप का, जैसे गूगल पे, फोन पे, भीम पे, इस तरह के किसी न किसी ऐप का यूज जरूर करते होंगे। शायद ही कोई ऐसा होगा, शायद ही कोई इक्का दुक्का होंगे जो इस तरीके के किसी ऐप का यूज नहीं करते। और अगर वो नहीं करते तो एटीएम कार्ड तो होगा ही सबके पास, अगर वो नहीं तो मतलब आपके पास अकाउंट तो होगा ना, बैंक अकाउंट, उसमें मोबाइल नंबर लिंक तो होगा ना, आधार कार्ड लिंक तो होगा ना। कि ये भी नहीं है, कोई ऐसा है जिसके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है इसको हम अच्छे से समझेंगे और फिर इससे कैसे बच सकते हैं उसको भी समझेंगे। आपने सामान्यतः सुना होगा कि ओटीपी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। पर अगर हम ओटीपी शेयर भी ना करें, उसके बाद भी हमारे अकाउंट से पैसा खाली हो जाए, हमारे अकाउंट से पैसा उड़ जाए, तब हम क्या करें? अब उससे कैसे बच सकते हैं? भैया ये क्या मामला हो गया, हमने तो ओटीपी बताई भी नहीं थी, फिर कैसे सारा का सारा पैसा चट हो गया, कैसे खाली हो गया? तो यही एक स्कैम है, नया स्कैम, जिसका नाम है सिम स्वैप स्कैम। अब ये पूरा मामला क्या है, चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए, इसको आसान भाषा में समझा देता हूँ, बाकी सारी चीजें लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है। अब जिसको धोखा करना है, मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, इसको धोखा करना है ए के साथ। तो ये सबसे पहले ए के बारे में सारी डिटेल्स निकालें कि इनका नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, ये कहाँ पे रहते हैं, ये क्या करते हैं, मतलब सारी चीजें ए टू जेड इनके बारे में जानकारी निकालेंगे। जब ये सारी डिटेल्स इनको मिल जाएगी मिस्टर एक्स को, तो ये क्या करेगा, इन्हीं के तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लेगा। और जब फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएगा, फिर ये जाएगा जो रिटेलर है, जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, जैसे एयरटेल का हो गया, जियो का हो गया, तो इनके पास जाएगा, इनके रिटेल ऑफिस के पास जाएगा, इनसे कहेगा कि भैया ये नंबर है, ये मेरे नाम से था, ये आप देख लीजिए, मेरे पास आईडी है और ये नंबर खो चुका है, तो उसको मुझे सेम नंबर का दूसरा सिम चाहिए। फिर ये सेम नंबर का दूसरा सिम ले लेते हैं। अब वही तो सिम आप यूज कर रहे हो, सेम नंबर है, वही तो सिम ये भी यूज कर रहे हैं, सेम नंबर है। फिर ये लोग क्या करेंगे, जब इनको पता चला है कि हाँ जो मुझे सिम मिला था वो अलॉट हो गया था, अब वो चालू हो चुका है, उसका नेटवर्क आ चुका है, अब मैं उससे बात कर सकता हूँ, उससे सर्फिंग कर सकता हूँ, तब ये लोग क्या करेंगे, आपको अलग नंबर से मिस कॉल करना शुरू करेंगे। और एक दो नहीं, बहुत सारे मिस कॉल देंगे, लगातार मिस कॉल देंगे, ताकि आदमी इरिटेट होकर के अपने मोबाइल छोड़ दे। फिर मिस कॉल पे मिस कॉल, मिस कॉल पे मिस कॉल देंगे, और अगर आप रिटर्न कॉल करोगे तो कॉल भी नहीं उठाएंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपको मिस कॉल देंगे। फिर क्या होता है, आदमी इरिटेट होता है, जब इरिटेट हो जाता है मोबाइल अपने छोड़ के चला जाता है। फिर उसके बाद ये लोग ट्राई करते हैं, जब इनको पता चल जाता है कि आदमी इरिटेट हो चुका है, अपने मोबाइल छोड़ दिया है, देख ही नहीं रहा है, तब ये लोग अपना काम शुरू करते हैं। तब ये ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से, या फिर शॉपिंग के माध्यम से, या फिर ट्रांसफर के माध्यम से, मतलब किसी ना किसी तरीके से लोग पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। अब ओटीपी एक तो आपके पास आ रही है, एक तो इनके पास आ रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा। फिर ये लोग क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं पूरा आपके मोबाइल पे, क्योंकि आपने क्या किया था, आपने किया ये कि मोबाइल छोड़ के चले गए, आप चेक भी नहीं कर रहे हैं कि कोई ओटीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई ईमेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ भी चेक नहीं कर रहे हैं। अब ये लोग ओटीपी का मिसयूज करते हैं, तो इनके पास भी ओटीपी जाती है, क्योंकि इनके पास आपका भी सेम नंबर है, जो आप नंबर यूज कर रहे हैं वही सेम नंबर इनके पास भी है। तो इस तरीके से ये लोग को ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा कोई एक दो मामला नहीं है, बहुत सारे मामले हो चुके हैं, तभी तो ये संज्ञान में आया। कोई एक दो मामला हुआ होता तो शायद संज्ञान में भी ना आता। जैसे दिल्ली के एक वकील साहब के साथ ये घटना हो चुकी है, फिर एक टीचर थे उनके साथ हो चुकी है, व्यापारी थे उनके साथ हो चुकी है, बहुत सारे लोगों के साथ ये घटना देखने को मिली है, तब ये चर्चा में आ गया। तो अब आप सोचेंगे सर हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं?
अब अगर कोई ऐसा करता ही है कि हमारा नाम एड्रेस सब कुछ निकाल के अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा ही लेता है, तो अब हम उसमें क्या कर लेंगे, कैसे बच सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले उसके पहले आप एग्जाम्पल देखिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको पढ़िएगा जरूर। क्योंकि होता क्या है ना कि आप देखेंगे यूपीएससी कई बार आपसे ये कहता है कि अपने उत्तर के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करिए, या फिर कई बार कहते हैं कि हालिया एग्जाम्पल दीजिए, यानी कि हालिया उदाहरण देते हुए इस बात को बताइए। तो आपको ये चीज में ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया है, ताकि अगर कभी यूपीएससी मेंस में आपसे ये कहे कि एग्जाम्पल देते हुए या फिर आप अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करिए, तो आपको दिक्कत ना हो। वही चीज़ यहाँ पे बताएगी कि क्या है सिम स्वैप घोटाला। और यहाँ पे सबसे पहले फिशिंग का यूज करते हैं। फिशिंग क्या होता है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि आपके ईमेल पे लिंक भेजेंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे बस इसको फिलअप कर दीजिए, आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, आप विजेता हैं, ये है वो है। और कई बार क्या होता है कि हम कोई और वेबसाइट खोलते हैं, फिर उस पर कई सारे विंडो लगातार खुल जाते हैं, मतलब कई सारी वेबसाइट आ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें ट्रैप होती हैं, उस पर कभी भी क्लिक नहीं करना, उस पर फंसना नहीं है। और जब भी एक बार हम उस पर क्लिक कर दिए, उसको एग्री कर दिए, फिर तो भैया गए आप, फिर वो आपके मोबाइल को वही चला रहे हैं, फिर आप चला ही नहीं रहे हो, ये समझ लो। इसलिए आपने देखा ना कि कई बार कहा जाता है कि जो भी ऐप गूगल प्ले पे हैं सिर्फ उनको यूज करिए। आप वेबसाइट पे जाकर के ज़्यादातर ऐप यूज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ पे आपको जो सेफ्टी है वो नहीं मिलती है। वहाँ पे रिस्क हमेशा बना रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जो गूगल प्ले स्टोर पे है, वहाँ से अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी की थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो कभी भी कोई ईमेल आता है, कोई लालच देता है, कोई भय देता है कि भैया ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लो। कई बार आप देखें कॉल आता है ना कि सर आपका एटीएम कार्ड खराब हो चुका है और चेंज करवाने के लिए ये करें वो करें, या फिर आपके बैंक से कॉल है, वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, हम वेरीफाई कर लेंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो उन सारे ट्रैप में नहीं फंसना है। वो सारा ट्रैप ही होता है आपको फंसाने के लिए, बस आपका बैंक चेक करने के लिए, आपका अकाउंट चेक करने के लिए। वही सारे प्रोसेस यहाँ पे लिखे गए जो मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बात क्लियर है कि पीड़ितों को एकाधिक मिस कॉल क्यों प्राप्त होते हैं, तो इसीलिए ताकि आप इरिटेट हो जाएं और अपने मोबाइल छोड़ दें, ताकि अपना काम आसानी से कर सकें। यहाँ पे एक शब्द है सक्रियण, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्टिवेशन। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ लोग को लगेगा यार सक्रियण क्या होता है। बात करिए धोखेबाज पीड़ितों के बैंक खाते से पैसे कैसे निकालते हैं। तो फिशिंग हमलों के माध्यम से पीड़ित के व्यक्तिगत विवरण जैसे कि बैंकिंग खाता संख्या और पासवर्ड प्राप्त करने के बाद घोटालेबाज बैंक पोर्टल में लॉगिन करने और पैसे निकालने के लिए ओटीपी उत्पन्न करने के लिए जानकारी का उपयोग करते हैं। चूंकि उनके पास पीड़ित के सिम कार्ड की पहुंच होती है, वही जो इन्होंने डुप्लीकेट सिम बनवाया था आपके नाम का, इसलिए सभी ओटीपी घोटालेबाज के पास चले जाते हैं, जिनका उपयोग वो लेन देन को प्रमाणित करने और पैसे चुराने के लिए आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि धोखेबाज पीड़ितों को ढूंढते कैसे हैं। बल्कि मुझे ये लगता है यहाँ पे ये लिखाया जाना चाहिए था सॉरी फ्रेंड्स, वो बताया ना तबीयत खराब बल्कि मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ये लिखा जाना चाहिए था कि जो पीड़ित हैं वो धोखेबाजों तक कैसे पहुंचते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोने जाएंगे तो भी पोस्ट अपडेट करेंगे, जागेंगे तब भी पोस्ट अपडेट करेंगे, चाय पी रहे हैं तब भी पोस्ट डालेंगे, 1 रुपए की टॉफी खरीदे तब भी पोस्ट डाल दी, कहीं घूमने जा रहे हैं तुरंत पोस्ट डाल दी। मतलब कुछ भी कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा एक्टिव है भैया, हमारी लाइफ हैम्पर हो चुकी है। हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं तुरंत सोशल मीडिया पे डाल दे रहे हैं, कुछ भी। तो उससे थोड़ा सा बचिए। बात करिए, पुलिस ने कहा कि आरोपी या तो डेटा उल्लंघनों में शामिल हैकर्स से डेटा खरीदते हैं या ऑनलाइन पोर्टल से डेटा खरीदते हैं। जैसे आप देखें कई बार क्या होता है कि हम मॉल में जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो जब भी ये बिलिंग करते हैं सबसे पहले सर नाम बताइए, नाम बता दिया आपने, सर प्लीज मोबाइल नंबर बता दीजिए, अब मोबाइल नंबर बता दिया आपने, फिर इनका पहले तो इन्हीं का मैसेज आएगा, ऑफर चल रहा है इतने पे उतना, इतने पे यो वो, ऐसे इस तरीके से कई जगह हम लोग अपना नंबर और नाम इस तरीके की चीजें हम देते हैं डिटेल्स में, ताकि वहां पे हम इंक्वायरी कर सकें। और जब भी हम इंक्वायरी करके आ जाते हैं, फिर पता चलता है कि हमने इंक्वायरी एक जगह की थी और फोन 10 जगह से आ रहा है सेम चीज के लिए। सर होम लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, कार लोन ले लीजिए, एजुकेशन लोन ले लीजिए, और इस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, इस तरीके के फोन आते हैं। तो ये कैसे होता है, कभी आपने सोचा? ये पूरी बहुत बड़ी मार्केटिंग है, जो हमारा डेटा बेचा जाता है। कहते हैं ना वर्तमान समय के लिए डेटा इज मनी, जिसके पास डेटा वो सबसे अमीर है। तो हमारा डेटा मार्केट में बेचा जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि या तो जो डेटा हैकर्स हैं उनसे डेटा ले लेते हैं, या हैक करके कोई डेटा निकाल लिया, फिर जो मार्केट में ये चीज़ चल रही है इससे इनसे डेटा ले लेते हैं। अधिकांश डेटा उल्लंघनों में निजी कंपनियां जिनके लाखों ग्राहक हैं हैकर्स के हाथों सारा डेटा खो देती हैं। अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर रेंटल कंपनी रेंटो मोजो ने डेटा उल्लंघन की सूचना दी थी। कई बार आपने देखा ना कि जो कंपनी होते हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से डेटा ब्रीच हो गया, डेटा चोरी हो गई है, तो उसके बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। ये कंपनी का नाम बताइए, रेंटो मोजो, इसके यहाँ से भी डेटा चोरी हुआ था। अब बताइए एक कंपनी है जिसके ऊपर बहुत विश्वास है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक कंपनी बड़ी सी ले सकते हैं, जैसे इन्फोसिस का एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग का डेटा होगा, स्टोर होगा। अगर इनके यहाँ से डेटा चोरी होता तो लाखों करोड़ों ग्राहक का डेटा चोरी हो गया। अब उनका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी और जेंडर, सारी चीजें उनके पता चलेगी। अब इनके नाम से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे, उसके बाद जाकर के नया सिम निकलवा लेंगे और सबके साथ धोखेबाजी करेंगे, सबका पैसा चिट कर जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं।
अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्लाइड और है कि हम बच कैसे सकते हैं, इनसे सेफ कैसे रहें। तो कुछ चरणों का पालन करके कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी से बच सकता है। जैसे बात करें, उन्हें विशिंग या फिशिंग हमले से सतर्क रहना चाहिए, फालतू की लालच में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भय में नहीं पड़ना चाहिए। कोई ईमेल आता है कि इस लिंक पर क्लिक करिए और तुरंत करोड़पति बन जाइए, तो इसको तुरंत कट करिए, ब्लॉक करिए। ऐसे नहीं कि तुरंत करोड़पति बनने के चक्कर में रोडपति बन गए। और कभी भी ऐसे लिंक, जो एक लिंक पे आप क्लिक कर रहे हैं 10 लिंक अपने आप खुल जा रही है, उससे तुरंत दूर हो जाइए, तुरंत हट जाइए। कभी भी एग्री करने से पहले एक बार देखिए मोटा मोटा कि वो अंदाजा लगाइए कि क्या कहना चाह रहा है। कोई भी एक टर्म और कंडीशन होती है तो एक बार उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बहुत लंबी टर्म एंड कंडीशन होती है, हम पढ़ नहीं सकते पूरा। लेकिन वो यहाँ पे ये बता देता है, एक एक आप देखेंगे ना, ये लिख के आता है कि डिस्प्ले ओवर, कुछ ऐसे लिख के आता है, राइडिंग ऐसे कुछ लिख के आता है। एग्जैक्टली वर्ड मुझे तो नहीं याद आ रहा अभी, लेकिन उसमें कहने का ये मतलब था कि अब ये आपके मोबाइल को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा, आपके मैसेज को चला सकता है, आपके मैसेज को पढ़ सकता है, उसको डिलीट कर सकता है। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मांगता है वो, एग्री करने के लिए मांगता है। और हमारे जैसे लोग बिना पढ़े एग्री भी कर देते हैं। तो भैया जब वो एग्री कर दिया, पता चल रहा है कि वो किसी हैकर का था, अब वो आपका मैसेज पढ़ के खोल खोल के पढ़ रहा है, देख रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं, किसी से क्या कह रहे हैं, आपका जो भी ओटीपी आ रहा है उसको देख रहा है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है, उससे सावधान रहना है। उसके अलावा बात की जाए कि जो मैसेज आते हैं यानी कि संदेश जो आते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। या कई मिस कॉल प्राप्त होने के बाद अपना फोन बंद नहीं करना चाहिए। अगर फोन पर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो उन्हें तुरंत मोबाइल ऑपरेटर से पूछताछ करनी चाहिए। व्यक्ति को बैंक खाते का पासवर्ड नियमित रूप से बदल लेना चाहिए। उन्हें अपने बैंकिंग लेन-देन के लिए नियमित एसएमएस के साथ ईमेल अलर्ट के लिए पंजीकरण कराना चाहिए। धोखाधड़ी के मामले में व्यक्ति को अपना खाता ब्लॉक कराने और आगे की धोखाधड़ी से बचने के लिए तुरंत बैंक अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो भैया जागरूकता बढ़ाइए, जो आसपास के लोग हैं उनको भी बताइए। और देखिए, आप कई बार देखेंगे ना कि बैंक वाले आपसे खुद कहते हैं, जब आप ब्रांच में विजिट करेंगे या फिर जब भी आप बैंक जाते होंगे, तो वो लोग कहते हैं कि सर ये आधार कार्ड आप अपडेट करवा लीजिए, या फिर आप अपनी फोटो अपडेट करा दीजिए, साइन अपडेट करा दीजिए, या फिर नंबर दे दीजिए। लेकिन जब ये ब्रांच में कोई बैठा व्यक्ति आपसे कह रहा है, मैनेजर कह रहा है, फिर जो वहाँ पे स्टाफ के लोग हैं, जो अभी आपका पासबुक देख रहा है, फिर जो कैशियर वो कह रहा है, तो आप उसको करवा लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी फोटो बहुत पुराने लगे होते हैं और उसका मिसयूज करके कोई और पैसे निकाल जाता है। कई बार हमारे साइन बदल चुके होते हैं और हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें पैसे निकालने में दिक्कत होती है। तो इसलिए वो लोग कई बार खुद ही कहते हैं कि सर ईमेल अपडेट करवा दीजिए। तो जब बैंक वाले खुद आपसे कहें, कर्मचारी जब आप जाते हैं बैंक में विजिट करने, तो आप उसको करवा दीजिए, क्योंकि उससे आप ही का फायदा होता है। ऐसे नहीं कि लोग आप अपने फायदे के लिए करते हैं। इसमें उनका फायदा तो है कि ग्राहक तक पहुंचने में आसानी होगी, लेकिन आपका भी फायदा है कि अगर कोई भी अपडेट होती है तो तुरंत आपको मिल जाएगी। आपके साथ कोई छेड़छाड़ होती है बैंक के खाते में, तो तुरंत आपको अपडेट कर दिया जाए कि आपके बैंक खाते से ऐसी चीज देखने को मिल रही है। ये है आपका क्वेश्चन, इसको भी अटेम्प्ट करिएगा। और फिर ये रही आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस, ये भी क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करिएगा। वैसे दोस्तों आजकल तो और भी बहुत सारे थे, आप देख सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं, वीडियो इतनी लेट हो चुकी है, आप लोग को और वेट कराना ठीक बात नहीं है। हम इसको धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। एक चीज़ की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि देखिए, आप लोग का करंट अफेयर छूटने नहीं दूंगा, इसके लिए तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आपसे। पर वही है कि तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत देखने को लिए, माफ़ करिएगा यार। दिल से इतना अफसोस हो रहा है ना, मतलब क्या बताऊँ, बस कह नहीं सकता, उस चीज़ को फील ही कर सकता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कल से ऐसा कभी ना हो, और जितने भी आर्टिकल हम उसको एक ही दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये गारंटी मैं ले सकता हूँ कि आपका करंट अफेयर कभी छूटेगा नहीं। बस यही हो सकता है कि कोई आज कवर कर रहा है, मैं 1 या 2 दिन बाद कवर करूँ, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि न्यूज़पेपर वाले भी ऐसे ही करते हैं कि जो न्यूज़ आज हिंदू में छप गई, वो इंडियन एक्सप्रेस में 2 दिन पहले छपी थी या फिर 2 दिन बाद छपेगी, इसी तरीके से होता है। तो ऐसा नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपके सारे न्यूज़पेपर कवर करते हैं। करंट अफेयर की टेंशन मत लीजिए, उसकी ज़िम्मेदारी मैं ले सकता हूँ पूरी तरीके से। और दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि 1 तारीख से हम लोग कुछ नई चीज़ें शुरू करने वाले हैं, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि एमसीक्यू के फॉर्म में हम आपका रिवीजन शुरू करा दें। एक बच्चे के द्वारा ये पूछा गया था ना कि सर पढ़ने का तो पढ़ लेते हैं, पर याद नहीं रहता है, रिवीजन कैसे करें, और फिर उतना टाइम भी नहीं मिलता है। तो देखिए, मैं ये सोच रहा था कि जैसे जो एमसीक्यू फॉर्म में वीडियो आएगी, उसमें 5-6 क्वेश्चन जितना भी हो सके, कोई फिक्स नहीं रखेंगे, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि वीडियो मान लीजिए लंबी खिंच गई एक्सप्लेन करने में, तो अब ज़रूरी नहीं कि 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। 10 क्वेश्चन की वीडियो अगर 50 मिनट की बन गई तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कभी 5 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन है, कभी 4 क्वेश्चन, जैसा एक्सप्लेनेशन रहेगा उसके हिसाब से हम उसको तय कर लेंगे। और इसको या तो डेली बेसिस पे लाएं या फिर वीकली लाएं। अगर वीकली लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन की संख्या उसमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वीकली पूरा रिवीजन करना आसान तो है नहीं। एक हफ्ते का पूरा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवाइज करना है, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो सोच रहा हूँ कि एमसीक्यू के फॉर्म में इसको लेके आया जाए। बाकी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर अभी हम टेलीग्राम पे पोलिंग कराएं तो वहाँ पे 5 लोग वोट करोगे यार। दिक्कत तो ये ना कि आप लोग पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मेरे दिमाग में जो चल रही है वो ये कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट हो गए यानी कि राष्ट्रपति, फिर राज्यपाल हो गए, इस तरीके से आप देखेंगे यूनप हो गया, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, या फिर कोई रिपोर्ट आती है, कोई इंडेक्स आता है, इस तरीके के जो टॉपिक है ना, मैं सोच रहा था कि उसको छोटे छोटे वीडियो बना के डाला जाए। जैसे मान लीजिए 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, इतना बने वीडियो। और इसका फायदा क्या होगा, मतलब इसको डालने के पीछे की वजह क्या है। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए जॉगिंग करने जा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, या फिर हम खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस समय हम बुक नहीं उठाते हैं जनरली।
तो उस समय हम क्या करें, हेडफोन का यूज करें और अपने मोबाइल का यूज करें। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे 10-12 मिनट के, इसको हम तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का मान लीजिए एक चैप्टर है, इसके बारे में हमने पढ़ा है और आपने पहले से पढ़ रखा होगा। अब जैसे ये वीडियो आप शुरू करेंगे, तो जब आप खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उस समय आप ये वीडियो शुरू करेंगे और जब तक आपका खाना बनेगा, जब तक आप खाना खाएंगे, तब तक ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी होगी। आपका जो टाइम है, जिस टाइम में आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, उस टाइम में आप ये वीडियो सुनेंगे। अब मान लीजिए इस वीडियो को सुनने की वजह से एक पॉइंट ही आपका क्लियर हो जाता है, तो कितनी अच्छी बात रहेगी। वैसे तो टाइम हमारा पूरी तरीके से बर्बाद जा रहा था, कुछ भी हम उसमें नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, तो वीडियो की वजह से हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। जो चीज़ें हमें पहले से पता है या फिर जो बार बार हमारे पीवाईक्यू में आता रहता है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप लोग को लगता है कि ऐसी वीडियो लानी चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे तो पूछने का कोई मतलब है नहीं, पार्टिसिपेट तो करेंगे नहीं आप लोग, है ना। आप लोगों ने कसम खा रखी है, आप लोग बहुत अच्छे हो यार। आप लोग कहते हो कि सर आपको जो करना है करो, बाकी हम लोग मैनेज कर लेंगे। है, आपको कोई सी भी वीडियो लानी है लाओ, आपको एमसीक्यू लाना है लाओ, आपको पीवाईक्यू के ऊपर वीडियो बनानी है बनाओ, चाहे कुछ भी करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, बस आप लेके आओ। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और आर्टिकल तो बहुत अच्छे अच्छे थे, पर कोई बात नहीं, कवर करेंगे। आप टेंशन मत लो यार, एक बार आप आर्टिकल देख लो, क्योंकि आपको ये ना लगे कि सर आपने आर्टिकल छोड़ दिया था। तो देखिए यहाँ पे जैसे बात करें केंद्र ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, तो बाकी ये सारे आप आर्टिकल को ध्यान में रखिएगा, हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे। कल परसों जब भी हमें टाइम मिलेगा ना, तो हम इसको जरूर से जरूर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल छूटेगा नहीं, इस चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है, आप उसकी गारंटी बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती हुई, वो दिल से सॉरी। जो भी क्या हुई, बहुत सारी हुई क्योंकि दिमाग फिर डिस्टर्ब हो जाता है जब भी वीडियो लेट होती है यार, और ये एक तो तबीयत खराब वाले इशू चल ही रहा है। माफ़ करिएगा यार उसके लिए, फिर हम मैनेज करेंगे इसको धीरे धीरे, दोबारा से ऐसा नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू, आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 थैंक यू।